हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारी कोचिंग क्लासेस में जिसका नाम है वेलोसिटी कोचिंग क्लासेस। बच्चों, आज हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आज एक नया कॉन्सेप्ट। और नया कॉन्सेप्ट क्या है? तो नया कॉन्सेप्ट है बच्चों पीरियोडिक ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब हमारे मन में ये क्वेश्चन आता है बच्चों कि ये ट्रेंड्स भला होता क्या है। आप लोगों ने ट्विटर के ट्रेंड्स देखे होंगे, कोई फैशन का ट्रेंड देखा होगा। ये ट्रेंड्स यानी होता क्या है? तो बच्चों का ट्रेंड्स की बात करें तो हिंदी में ट्रेंड्स का मतलब होता है सामान्य प्रवृत्ति। जैसे आप देखोगे अभी चल रहा है ठंडी का मौसम। ठंडी के मौसम के बाद कौन सा मौसम आएगा? तो वो आएगा गर्मी का मौसम। गर्मी के बाद आता है फिर से बारिश का मौसम। बारिश के मौसम के बाद आता है ठंडी का मौसम। तो ये क्या होता है? ये ट्रेंड चलते रहता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? सामान्य प्रवृत्ति। जैसे अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद क्या आएगा? तो 6 के बाद 7 आएगा। तो ये भी क्या हो गई है? हमको पता है, ऑब्वियस सी बात है कि भैया 6 के बाद आएगा 7। लेकिन अगर कोई 6 के बाद 8 बोलता है तो हमें थोड़ा सा अटपटा लगता है, वो कोई ट्रेंड में नहीं आता। तो ट्रेंड क्या होता है बच्चों? तो ट्रेंड होती है सामान्य प्रवृत्ति, यानी सर्टन रिपीटेशन एट सर्टन रेगुलर इंटरवल। यानी उसके अंदर अगर कुछ वेरिएशंस भी आते हैं ना, तो उसमें भी कुछ रेगुलरिटी होती है उस वेरिएशन के अंदर। उसी को हम कहते हैं ट्रेंड। जब हम बच्चों केमिस्ट्री पढ़ते हो तो केमिस्ट्री के अंदर हर ब्लॉक के अंदर आपको कुछ ट्रेंड्स देखने को मिलेंगे। जैसे वो ट्रेंड्स कौन कौन से होते हैं? तो वो ट्रेंड्स होते हैं आयनाइजेशन एनर्जी ट्रेंड होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड होता है, मेल्टिंग पॉइंट ट्रेंड होता है, बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड होता है, एटॉमिक साइज का ट्रेंड होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड होता है, वैलेंसी का ट्रेंड होता है। ऐसे बहुत सारे ट्रेंड्स आपको पढ़ने पड़ेंगे क्लास 11 के अंदर। तो क्लास 10 में कौन कौन से ट्रेंड्स पढ़ने हैं? तो पहला पढ़ना है बच्चों वैलेंसी के बारे में, दूसरा पढ़ना है एटॉमिक साइज के बारे में, और क्या पढ़ना है? मेटेलिक कैरेक्टर के ट्रेंड्स के बारे में पढ़ना है। तो क्या क्या पढ़ना है बच्चों? सबसे पहले हम पढ़ेंगे वैलेंसी के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे एटॉमिक साइज के बारे में, और उसके बाद पढ़ेंगे हम मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक के ट्रेंड के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक एक चीज। तो सबसे पहले स्टार्ट करता है वैलेंसी के बारे में। तो आपको यहां पर कुछ एटम्स दिख रहे हैं। ये एटम किसके हैं? तो लिथियम क्या है, बेरिलियम क्या है, बोरॉन क्या है, और कार्बन के एटम्स हैं। अगर आप लिथियम का एटॉमिक नंबर देखोगे तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? तो लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2,1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। बेरिलियम की बात करोगे तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2,2 होता है। तो अब चलता है बोरॉन की तरफ। तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, उसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,3। और अब कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,4। अगर आप यहां पर देखोगे लिथियम को, तो लिथियम में आपको क्या नजर आएगा कि भैया उसका जो इनर मोस्ट शेल है उसके अंदर 2 एटम्स हैं, और उसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया है। और आउटर मोस्ट शेल में कितने एटम्स हैं? तो आउटर मोस्ट शेल में है 1 एटम। अगर बच्चों ये 1 एटम लूज कर देता है तो उसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है, जिसके कारण हम कहते हैं उसकी वैलेंसी है 1। उसी तरह से बेरिलियम की बात करते हैं। तो अगर बेरिलियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो उसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, जिसके कारण हम क्या कहेंगे? उसकी वैलेंसी है 2। उसी तरह से बोरॉन की हम बात करते हैं। अगर बोरॉन 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो उसका भी बच्चों डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है। इसके कारण हम क्या कहते हैं? तो भैया बोरॉन को जो वैलेंसी है वो है 3। और अब बात करते हैं कार्बन की। तो भैया कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। वो या तो 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, या 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है अपना डुप्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो यहां पर जो कार्बन की वैलेंसी होती है वो कितनी होती है? 4 होती है। तो आप देखोगे भैया कि यहां पर जैसे जैसे पीरियड के अंदर हम लेफ्ट से राइट बढ़ेंगे, हमें क्या दिखता है कि वैलेंसी जो है वो एक से बढ़ रही है। और जैसे ही हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं
तो वैलेंसी हमेशा सेम रहेगी। ये हमने हमारे पिछले लेक्चर में भी देखा हुआ है, राइट। तो समझ में आ गया आपको वैलेंसी का ट्रेंड। जैसे हम पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं, वैलेंसी एक से बढ़ती है और ऊपर से नीचे ग्रुप के अंदर जाते हैं, तो वैलेंसी हमेशा कांस्टेंट रहती है। कुछ एक केस में वैरी करती है, वो क्लास 11th और 12th के अंदर हमको पढ़ना है। अभी तो हमें इतना ही याद रखना है कि भैया पीरियड के अंदर वैलेंसी एक एक से बढ़ते जाती है, ठीक है। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट ट्रेंड की तरफ, और नेक्स्ट ट्रेंड है बच्चों एटॉमिक साइज का। तो बच्चों एटॉमिक साइज जो है वो डिपेंड करता है एटॉमिक रेडियस के ऊपर। अब ये एटॉमिक रेडियस क्या बोला है ये हमें सीखना है सबसे पहले। तो यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर सबसे पहले हम निकाल लेते हैं न्यूक्लियस। ये क्या है, तो बच्चों ये है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अराउंड क्या घूमेगा, तो न्यूक्लियस के अराउंड घूमेगा इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में। तो ये है रेड कलर का आपका इलेक्ट्रॉन, और ये अपने ऑर्बिट के अंदर घूम रहा है। अब बच्चों न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल का जो भी इलेक्ट्रॉन रहता है, उसके अंदर जो डिस्टेंस होता है उसी को हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। यहां पर हमने क्या किया है, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच का डिस्टेंस लिख लिया है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। अब ये एटॉमिक साइज जो होता है ये डिपेंड करता है आपके एटॉमिक रेडियस के ऊपर। जितना ज्यादा एटॉमिक रेडियस उतना ही बड़ा एटॉमिक साइज होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या करेंगे, कुछ एटम्स को कंपेयर करेंगे। जैसे हमने यहां पर लिया है हाइड्रोजन एटम, लिथियम एटम और सोडियम एटम। तो ये जो से बच्चों आप देखोगे ये ग्रुप में एक के नीचे एक आते हैं। पहले आता है हाइड्रोजन, उसके नीचे आता है लिथियम और उसके नीचे आता है आपका सोडियम। अब अगर आप हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के अंदर होता है एक ही शेल। तो यहां पर देखिए न्यूक्लियस और उसका जो इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल का, उसके बीच का डिस्टेंस होगा थोड़ा सा छोटा। लेकिन जैसे ही हम नीचे जाएंगे सेकंड पीरियड के अंदर, तो हमें क्या पता चलता है कि हमें पता चलता है कि भैया यहां पर तो एक शेल बढ़ गया है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण इसका एटॉमिक रेडियस भी बढ़ जाता है और इसका एटॉमिक साइज भी बढ़ जाता है। और नीचे चलते हैं सोडियम की तरफ। अब जैसे हम दूसरे से तीसरे पीरियड के अंदर चले गए तो क्या हो गया, तीसरा शेल ऐड हो गया। तीसरा शेल ऐड होने की वजह से क्या हो गया, इसका एटॉमिक रेडियस और बढ़ गया, और जिसके कारण उसका एटॉमिक साइज भी बढ़ गया। तो हम ऐसा बोल सकते हैं बच्चों, जैसे ही हम ग्रुप में नीचे 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 जाते जाएंगे, उसका एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज दोनों भी बढ़ने वाले हैं। तो बच्चों अभी हमें एक चीज देखनी है कि भैया जो अगर हम पीरियड के अंदर लेफ्ट से राइट बढ़ते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है या डिक्रीज होता है, और वो डिक्रीज क्यों होता है या बढ़ता क्यों है। जो भी चीज होती है वो हमें देखनी है क्यों होती है। तो आइए उसके लिए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। अब ये नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हमने क्या किया है, तो हमने लिए है 3 एटम, एक है बोरॉन, दूसरा है कार्बन और तीसरा है नाइट्रोजन। तीनों के हमने एटॉमिक रेडियस लिख के रखे हैं। बोरॉन का एटॉमिक रेडियस है 88 पिकोमीटर, कार्बन का एटॉमिक रेडियस है 77 पिकोमीटर और नाइट्रोजन का एटॉमिक रेडियस है 74 पिकोमीटर। यानी हम क्या देख सकते हैं बच्चों कि जैसे जैसे हम पीरियड के अंदर लेफ्ट से राइट बढ़ रहे हैं तो हमारा एटॉमिक रेडियस भी कम कम होते जा रहा है। अब ये ऐसा क्यों होता है, तो बच्चों अगर हम बोरॉन को देख ले तो हमें पता चलता है बोरॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 5, और इसके आउटर मोस्ट शेल में है 3 इलेक्ट्रॉन। अगर आप गौर से देखो इसका एटॉमिक नंबर है 5, यानी इसके अंदर मौजूद है 5 प्रोटॉन और 5 इलेक्ट्रॉन। अब जैसे ही हम बोरॉन से कार्बन की तरफ जाते हैं क्या होता है, तो उसके अंदर एक प्रोटॉन ज्यादा बढ़ जाता है, यानी इसका प्रोटॉन का नंबर 1 से बढ़ गया, जिसके कारण इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी 1 से बढ़ गई है,
जिसके कारण ये जो बाहर के शेल के इलेक्ट्रॉन्स को है वो थोड़ा सा ज्यादा जोर से खींच लेता है अपने न्यूक्लियस की तरफ, जिसके कारण इसका जो साइज है ये थोड़ा सा घट जाता है। और अगर आप नाइट्रोजन को देखोगे तो नाइट्रोजन में आपको क्या दिखेगा? तो नाइट्रोजन में आपको दिखता है भैया कि जो नाइट्रोजन है इसके प्रोटॉन की संख्या हो गई है 7, जिसके कारण इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर भी क्या है वो भी बढ़ गया है। उसको इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत ज्यादा बढ़ गई है, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है, जिसके कारण वो और ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, जिसके कारण इसका साइज और कम कम होते जाएगा। तो बच्चों ये एक जनरल ट्रेंड है जिसके अंदर आप देखते हो कि जैसे ही हम पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं आपका एटॉमिक साइज कम कम होते जाता है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक रेडियस आपका कम कम हो गया। और एटॉमिक रेडियस कम कम क्यों हो गया? क्योंकि आपके न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया और वो और ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखता है, अपनी तरफ बांध के रखता है। आई बात समझ में? तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की ओर, और नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक ट्रेंड के बारे में। तो बच्चों ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड है जिसके अंदर हमने देखा है कंप्लीटली पीरियोडिक टेबल। अब बच्चों इस पीरियोडिक टेबल को थोड़ा सा आपने गौर से देखना है। तो यहां पर अगर आप देखोगे ये ग्रीन लाइन चली गई यहां से, ये जो भी ग्रीन लाइन के अंदर हमारे एलिमेंट्स है ये कैसा है? तो बच्चों ये सब है मेटल्स, इनके पास कैरेक्टरिस्टिक है मेटल की। अब चलते हैं बच्चों थोड़ा सा पी ब्लॉक की ओर। तो अगर हम पी ब्लॉक को गौर से देखेंगे तो बच्चों ये रेड जोन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको ये सब है नॉन मेटल्स। कैसे है बच्चों? तो ये है नॉन मेटल्स। अब ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में आपको एक हल्के से येलोइश ऑरेंजिश जिगजैग टाइप में कुछ पोर्शन दिख रहा है, ये वाला पोर्शन। तो इनके जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ना ये ना तो मेटल के बराबर होते हैं ना ही नॉन मेटल के बराबर होते हैं। तो ये होते हैं बच्चों आपके मेटालॉइड्स। इनको क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है मेटालॉइड्स। इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है ना तो मेटल के बराबर होती है ना ही नॉन मेटल के बराबर होती है। तो ये आपको ट्रेंड दिखने को मिलेगा कि जैसे ही आप पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते जाओगे पहले में आएंगे मेटल्स, फिर आएंगे मेटालॉइड, उसके बाद आएंगे आपके नॉन मेटल्स। यानी जो भी मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक है ये आपके लेफ्ट में सबसे ज्यादा रहेगा और नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक है वो आपके राइट में सबसे ज्यादा रहेगा और बीच में रहेंगे मेटालॉइड्स। और ये भी आप कह सकते हो बच्चों कि मेटालिक कैरेक्टर धीरे धीरे कम होते जाएगा जैसे जैसे आप पीरियड के अंदर लेफ्ट से राइट जाते जाओगे और एंड में आएंगे आपके नॉन मेटल। तो ये है बच्चों ट्रेंड मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स का। अब हमें जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखना है बच्चों वो कॉन्सेप्ट है आपके आयन के ऊपर। तो आयन क्या होता है सबसे पहले वो समझते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम 3 कार्बन एटम्स को ले लेते हैं। ये तीनों क्या है? कार्बन के एटम्स हैं। अब यहां पर देखोगे आप बच्चों कि सबके आउटर मोस्ट शेल में 4-4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। ठीक है, अंदर का जो शेल है उसको हम बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल और बाहर का जो शेल होता है उसको बोलते हैं हम आउटर मोस्ट शेल। आपको यहां पर दिखेगा कि आउटर मोस्ट शेल में 4-4 इलेक्ट्रॉन मौजूद है हर कार्बन एटम में। और इसका जो एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करेंगे तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, यानी पेनल्टीमेट शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स और आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। और बच्चों यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 6। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है 6। अब एक चीज याद रखना बच्चों, प्रोटॉन कभी भी कम ज्यादा नहीं होता। किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन कभी भी कम ज्यादा नहीं होता। कम ज्यादा क्या होता है? तो कम ज्यादा होता है आपका इलेक्ट्रॉन। या तो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा या इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, लेकिन प्रोटॉन हमेशा जैसे कि वैसे रहता है। अब मैं क्या करता हूं बच्चों, हमारा जो दूसरा कार्बन एटम है
उसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को गायब कर देता हूं, जिसके कारण क्या होगा? तो बच्चों नंबर ऑफ प्रोटॉन तो रह गए 6, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रह गए 5। अब यहां पर देखिए, हर एक प्रोटॉन को अगर आप +1 चार्ज देते हो और हर एक इलेक्ट्रॉन को आप -1 चार्ज देते हो, तो इलेक्ट्रॉन के पास आ गया अब -5 चार्ज और प्रोटॉन के पास आ गया +6 चार्ज। यानी क्या हो गया? इसके पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा बढ़ गया है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। इसके कारण इसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिवली चार्ज एटम या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, ऐसा बोला जाता है। इसी को और दूसरा नाम है बच्चों, इसी को हम बोलते हैं कैटायन। अब बच्चों हमारा ये कार्बन एटम नहीं रहा, ये क्या बन गया है? तो ये बन गया है कार्बन कैटायन। क्या बन गया है? कार्बन कैटायन। अब चलते हैं नेक्स्ट फिगर की ओर। अब हम क्या करते हैं? तो यहां पर आपको दिख रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन, जो लास्ट फिगर है उसके अंदर आपको दिख रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन। अब हम क्या करते हैं? इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देते हैं। अब बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हैं? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं 5 आउटर शेल के अंदर। नंबर ऑफ प्रोटॉन अभी भी उतने के उतने ही है 6। यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हैं? तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं 7। अंदर के शेल में 2 और बाहर के शेल में 5। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हैं? हो गए हैं 7। और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन अभी भी है 6। अब बच्चों इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। क्या कहने वाला है? इसको कहने वाला है इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। अब इसको बच्चों हमने इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम क्यों कहा? क्योंकि इसके पास एक माइनस चार्ज ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू +1 चार्ज, जिसके कारण इसके पास आ गया है इलेक्ट्रोनिगेटिव चार्ज, या ये बन गया है इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। अब बच्चों इसको हम कहते हैं एनायन। निगेटिव चार्ज एटम को हम कहते हैं एनायन। अब बच्चों ये भी कोई कार्बन एटम नहीं रह गया है, ये बन गया है कार्बन एनायन। समझ में आया? आयन क्या होता है, एटम क्या होता है, कैटायन क्या होता है, एनायन क्या होता है, ये चीजें तो आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं बच्चों हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, और वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? तो बच्चों ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि भैया आप एक कंफ्यूजन हो जाता है कि आउटर मोस्ट शेल किसे कहें और पेनल्टीमेट शेल किसे कहें। तो जो भी बाहर का शेल होता है उसको हम कहते हैं आउटर मोस्ट शेल, और उसके अंदर का जो शेल होता है जो कि कंप्लीटली भरा होता है, इमीडिएट अंदर का शेल जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं पेनल्टीमेट शेल। समझ में आ गया? वैलेंस शेल किसे कहते हैं, आउटर मोस्ट शेल किसे कहते हैं, और पेनल्टीमेट शेल किसे कहते हैं? तो बच्चों जो भी आउटर मोस्ट शेल होता है उसी को हम कहते हैं वैलेंस शेल, और उसके अंदर में जो शेल होता है उसे हम कहते हैं पेनल्टीमेट शेल। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होंगी। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब यहां पर हमने क्या किया है? यहां पर हमने NaMgAl Si फास्फोरस सल्फर क्लोरीन ये ले लिए हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन ये ले लिए हैं। अब यहां पर हमने जो डायग्राम दिखाई है उसके अंदर आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है सोडियम के अंदर, पेनल्टीमेट में है 8 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम की बात करें तो उसके आउटर मोस्ट शेल में है 3 इलेक्ट्रॉन। अगर सिलिकॉन की बात करें तो उसके आउटर मोस्ट शेल में है 4 इलेक्ट्रॉन। फास्फोरस की अगर हम बात करें तो उसके आउटर मोस्ट शेल में है 5 इलेक्ट्रॉन। सल्फर की बात करें उसके आउटर मोस्ट शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन। और क्लोरीन की अगर हम बात करते हैं तो उसके आउटर मोस्ट शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, जो सोडियम है उसको करना है अपना ऑक्टेट कंप्लीट, तो उसके पेनल्टीमेट शेल में है टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में है 1 इलेक्ट्रॉन। तो मुझे बताओ बच्चों, इस सोडियम को क्या इजी रहेगा उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? बाहर से 7 इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले,
या एक इलेक्ट्रॉन किसी और को डोनेट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे। क्योंकि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो इसके पेनल्टीमेट शेल में है 8 इलेक्ट्रॉन, तो उसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो उसके लिए कंपैरेटिवली इजी क्या रहेगा, 7 इलेक्ट्रॉन लेना, 7 लोगों को ढूंढना, उनसे एक एक इलेक्ट्रॉन लेना, या एक इलेक्ट्रॉन अपना किसी को भी दे देना। इजी रहेगा बच्चों, उसको अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी और को देना ज्यादा इजी रहेगा। तो वो क्या करेगा, अपने जैसे किसी वैल्यू को ढूंढ लेगा और अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, जिसके कारण इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, शायद वो क्लोरीन को दे दे। अब इसने मान लो एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे, तो इसके पास बच्चों टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे 10, और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन तो अभी भी उतने ही हैं 11, जिसके कारण क्या होगा, इसके पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, जिसके कारण ये एक ऐसा आयन बनेगा, तो ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयन बनेगा। अब चलते हैं बच्चों मैग्नीशियम की तरफ। तो मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन। अगर ये बच्चों अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर देता है तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, रिलेटिवली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये भी अगर मान लो अपने 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, जिसके कारण ये भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव आ जाएगा। अब थोड़ा सा देखते हैं क्लोरीन की तरफ। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन। अब क्या करेगा, ये अपने सातों के सातों किसी को देने के बजाय क्या करेगा, सोडियम वगैरह से एक आधा इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, जिसके कारण इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा एनायन। इसका तो बच्चों स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गया है। तो आप देखोगे जितने भी मेटल्स होते हैं ये मैक्सिमम होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं ये कैसे होते हैं, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। जो भी मेटल्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, और जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उनमें मैक्सिमम में जो है इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। अब चलते हैं बच्चों लास्ट टॉपिक की ओर, और लास्ट टॉपिक क्या है, तो वो है हैलोजन फैमिली का ग्रेडेशन। तो बच्चों आपको यहां पर 4 चीजें दिख रही हैं। पहली वाली है फ्लोरीन, दूसरी है क्लोरीन, तीसरी है ब्रोमीन और चौथी है आयोडीन। अब यहां पर अगर आप देखोगे बच्चों, फ्लोरीन और क्लोरीन कैसे होते हैं, तो वो होते हैं गैसेस स्टेट में। आप अगर ब्रोमीन को देखोगे तो ब्रोमीन होता है बच्चों लिक्विड स्टेट में, और आयोडीन होता है सॉलिड स्टेट में। तो यही है ग्रेडेशन ऑफ हैलोजन फैमिली। तो बच्चों यहीं पर हम आपसे इजाजत लेते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।